नमस्कार बच्चों। हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है ठेले पर हिमालय, इसका अध्ययन कर रहे थे। लेखक धर्मवीर भारती ने इस यात्रा वृत्तांत को एक निबंध की दृष्टि से लिखा है। यात्रा वृत्तांत का ही वर्णन है, लेकिन इसको एक निबंध की दृष्टि से लिखा है, तो इसको हम निबंध बोलेंगे कि ये प्रस्तुत ठेले पर हिमालय क्या है, एक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने अपनी एक यात्रा की थी अल्मोड़ा में, इनका जन्म स्थान है, और कौशानी की यात्रा की थी। उत्तराखंड में क्षेत्र का एक नाम है कौशानी, वहाँ की यात्रा की थी। उस यात्रा वृत्तांत का वर्णन इसमें किया गया है। तो हमने लेखक का जीवन परिचय पढ़ लिया था। 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ, और सन 1997 में 4 सितंबर 1997 में मुंबई में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना बीबी, आदंत, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, वह बंद गली का आखिरी मकान। ये इनका कहानी संग्रह है। अंधा युग इनका पद्य नाटक है, गद्य नहीं पद्य नाटक है। और ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, वह पश्यंती, ये इनके निबंध संग्रह है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब बहुमुखी प्रतिभा के धनी इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदी गद्य की लगभग सभी विधाओं में साहित्य रचना करते थे, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना। इसके साथ साथ संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, रेखाचित्र में भी इन्होंने साहित्य रचना की है। तो काव्य के साथ गद्य में भी इन्होंने, गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, तो सभी में लगभग साहित्य रचना की है। इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक या साहित्यकार कहा जाता है। अब जीवन परिचय पढ़ लिया है, थोड़ा पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ये निबंध है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है, मतलब एक अच्छा दिलचस्प शीर्षक है। और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बैठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की शीलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठेला समझते हो? जैसे हम, आपने इस क्षेत्रीय भाषा में उसे रेडी बोलते हैं, तो उस रेडी को ही हिंदी में ठेला कहा जाता है। तो उस ठेले पर बर्फ़ की शीलें बोलते हैं ना, शील बर्फ़ की, तो उसको लाद करके ठेले पर ले जा रहे थे। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान, जो थे ना गुरुजन मित्र, उन मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा भी एक पहाड़ी एरिया है, बर्फी, जहाँ पर ठंड वगैरह अधिक पड़ती है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे, और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। देखो, लेखक के मित्र का जन्म स्थान कौन सा था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक, ऐसे मान सकते हैं कि ठंडा एरिया है, बर्फीली, जहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ वगैरह गिरती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो लेखक के मित्र जन्मे थे, अपने जन्म स्थान को व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। जहाँ पर वह जन्म लेता है, वहाँ की वस्तुएं, वहाँ के जो क्षेत्र है, वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, वह सुंदरता उस व्यक्ति के मन में, जीवन में जीवन भर रहती है, उसको वह भूल नहीं पाता है। तो अब लेखक के मित्र दिल्ली आ गए हैं, लेकिन अपने जन्म स्थान अल्मोड़ा को वह भूल नहीं पाते हैं। और जब एक बर्फ़ वाला ठेले पर बर्फ़ लिए जा रहा था, तो उस लेखक को अपना जन्म स्थान याद आ गया और बोला कि यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है, हिमालय की सुंदरता है। हिमालय पर्वतमाला है ना, उसकी शोभा क्या है? यही बर्फ़ है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, चमक गया, आ गया, ठेले पर हिमालय। ठेला, हाथ रेडी, और उस पर हिमालय, उस पर बर्फ। ये एक निबंध का शीर्षक लेखक के मन में आ गया।
पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है, मतलब शीर्षक अच्छा है। और अगर नई कविता से नाराज हैं, और अगर नई कविता से नाराज हों, सुललित गीतकार हों, तो भी गुंजाइश है कि इस बर्फ को डांटें, उतर आओ। अब देखो यहाँ पर जो लेखक हैं धर्मवीर भारती, वे जो नए साहित्यकार हैं, नए गीतकार हैं, उनसे थोड़ा नाराज दिखाई देते हैं। नई कविता से नाराज हों लेखक की तरह, तो इस बर्फ को डांटें, उतर आओ। और ऊंचे शिखरों पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हुए हो, ओ नए कवियों ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लेखक धर्मवीर भारती ने ऐसा क्यों कहा कि ओ नए कवियों ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। लेखक नए जो कवि हैं उनके स्तरहीन साहित्य से दुखी हैं, पीड़ित हैं, और उनकी रचनाओं को ठेले पर बिकने वाली रचनाएं या पान की दुकानों पर बिकने वाली किताबों के समान समझते हैं। जो पान की दुकान पर छोटी मोटी किताबें रखते हैं, या ठेले पर जो हाथ रेडी होती है उस पर जो छोटी मोटी किताबें बेचते रहते हैं, तो वे साहित्य की दृष्टि से उच्च नहीं होती हैं, निम्न दृष्टि से निम्न क्वालिटी की होती हैं, या निम्न स्तर की होती हैं, उच्च स्तर की वे पुस्तकें नहीं होती हैं। तो उन पुस्तकों को जो नए कवि हैं, उन नए कवियों की रचनाओं को लेखक निम्न स्तर की मानता है। इसलिए लेखक ने धर्मवीर भारती ने कहा है कि हो नए कवियों ठेले पर लदो और पान की दुकानों पर बिको, क्योंकि उनका जो साहित्य है वह निम्न स्तर का है, और वे ठेले पर या पान की दुकानों पर बिकने वाले साहित्य के समान है। अब देखो आगे, ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताया भी। वे हंसे, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील से भी बादलों के नीचे नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन में हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। अब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जिसने भी हिमालय की ऊंची चोटियों को चांद तारों से बात करते हुए एक बार देख लिया है, तो उसको बार बार देखने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न होती है। और यदि वह नहीं देख पाता है तो उनके मन में पीड़ा, दर्द होता है, दुख उत्पन्न होता है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम कौशानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजगाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोशी से एक सड़क अल्मोड़ा स्थान का नाम है, अल्मोड़े चली जाती है, जो कि लेखक के मित्र का जन्म स्थान है। अल्मोड़े चली जाती है, और दूसरी कौशानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए गए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, नौसिखिया बोलते हैं नया नया सीखने वाला, और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे।
अब सभी के चेहरे पीले क्यों पड़ गए थे? क्योंकि एक तो यात्रा की थकान के कारण, बहुत यात्रा में टेढ़े मेढ़े और भयानक रास्ता था, और दूसरा जो ड्राइवर था वह भी नौसिखिया लापरवाह था। तो लेखक को भय भी था कि इन पहाड़ी रास्तों में कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए थकावट और भय के कारण सभी यात्रियों के चेहरे भय से पीले पड़ गए थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो ही थे, वहाँ उतर गए और बस अल्मोड़े चले गई। मतलब कौसी पहुँचने पर वहाँ से दो रास्ते थे, तो एक अल्मोड़े की तरफ और एक कसौनी की तरफ रास्ता थी। तो वहाँ पर कौसानी जाने वाले लेखक और उसके मित्र दो थे, और बाकी उतर गए और बाकी बस अल्मोड़े की तरफ चली गई। सामने एक टीन टीन बोलते हैं ना, टैन बोलते हैं आप जैसे, टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। हालांकि 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी बस आकर रुकी, और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी, ये लेखक के मित्र हैं, को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। यानी सफ़र के साथी अच्छे थे, वो कहीं पर जाते थे तो हंसी मजाक करते रहते थे। तो हंसी मजाक करते हैं तो यात्रा में बिताया हुआ समय याद नहीं रहता है, अच्छा समय बीतता है। तो कोई लेखक कह रहे हैं कि पिछले जन्म के पुण्यों से ही ऐसा साथी मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था, और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं। तो यानी काफ़ी खुश मिजाज और चुस्त दुस्त रहने वाले व्यक्ति थे। पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। इस प्रकार के व्यक्ति थे लेखक के मित्र शुक्ल जी। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? यानी उनके साथ एक व्यक्ति और भी आया था, कि ये नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल झोला सी दाढ़ी, यानी गुथी हुई सी आपस में दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून पैंट, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, और बगल में लटकता हुआ थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर। बाइनाकुलर से बोलते हैं दूरबीन को। तो कमरे बगल में एक थर्मस लटक रहा है, या फिर एक कैमरा है, या कोई दूरबीन है। इस प्रकार के उस व्यक्ति के साथ सामान भी था। अब उस जो नई मूर्ति थे, नए व्यक्ति थे, उसको लेखक जानते भी नहीं थे। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की, यानी चाल भी कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। ये पतला दुबला मुझ जैसा ही शींकिया शरीर, शींकिया मतलब बहुत पतला शरीर, शींक होती है ना, झाड़ू की शींक बोलते हैं, तो शींक यानी बहुत पतला शरीर, और उस पर आपका झूमते हुए आना। यहाँ पर आपका शब्द किसके लिए आया है? उस नई मूर्ति के लिए आया है। झूमते हुए, अजीब सी चाल चल रहे थे पतले से दुबले से, लेकिन चल रहे थे झूम करके। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा। उत्सुकता मतलब लेखक ने ये मन में यह भाव आ रहे थे, विचार उठ रहे थे कि ये आदमी नए कौन हैं, क्योंकि इन्हें जानते नहीं, और उनके मन में आए हुए भावों को जान करके ही लेखक के मित्र शुक्ल जी ने क्या कहा? हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? सेन, ये उपनाम है सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। चित्रकार के अकादमी से इन्हें इनकी चित्रों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा हार्दय था वह, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। तो अब यहाँ पर लेखक धर्मवीर भारती, उनके मित्र उनके साथ थे एक, और फिर शुक्ल जी, और शुक्ल जी के साथ उनके एक चित्रकार मित्र सेन और आ गए। तो ये कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति हो गए। अब वे कोसी से कौसानी की यात्रा करेंगे, और वहाँ पर जो भी देखेंगे उसका वर्णन अपने इस निबंध में आगे करेंगे। आज का अध्ययन इतना ही है। नमस्कार।